अच्छा बेटा, अभी देखो इसमें कल तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट करे थे आप लोगों के इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो उसमें हमने प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज देखी थी जो जो आप लोगों को मतलब फेस करनी पड़ती हैं व्हाइल अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है वो तो कवर कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देख ली हैं, स्ट्रेटेजीज भी हम लोगों ने देख ली हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास इस चैप्टर में आता है दैट इज द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल। बेसिकली इसमें एक टॉपिक आप लोगों के पास है विच इज कॉमनली नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आप ये वर्ड देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसका मतलब होता है एक्सप्लोड करना, फटना किसी चीज का। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन का सडनली बहुत बढ़ जाना, अनकंट्रोलेबल। जब पॉपुलेशन एकदम से सडनली बढ़ गया, देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉइंट इज क्लियर। तो इसमें ये बताते हैं कि जो ये सडन इंक्रीज हमें देखने को मिला है पॉपुलेशन में, ये किस वजह से देखने को मिला है। इसके बेटा 3-4 रीजन आप लोगों को दिए जाते हैं। एक तो कहते हैं पिछले कुछ सालों से जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, कम हो गया है। डेथ रेट कम होने के बहुत सारे रीजन है कि एक तो जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। ठीक है। और मेडिसिन और वैक्सीनेशन फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। हॉस्पिटल्स लोगों की रीच में है, डॉक्टर हर जगह अवेलेबल है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, बेटर हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से लाइफ स्पैन बढ़ चुका है और डेथ रेट आपकी पॉपुलेशन का काफी कम हो चुका है। Now, this is one of the reason कि why there is a sudden increase in the population. सेकेंड जो रीजन आप लोगों को दिया जाता है दैट इज द मेटर्नल मोर्टालिटी रेट विच इज कॉल्ड MMR। अब बेटा इसमें मेटर्नल वर्ड आता है मदर से और मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट। ठीक है। तो मदर का जो डेथ रेट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। कैसी मदर का, जो बेसिकली प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। लाइक जैसे बच्चे का बर्थ होना हो, तो पहले के टाइम पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, नॉट इवन द नर्सेस। तो जो लोकल दाइयां होती हैं उनको प्रेफर किया जाता था, वो आज भी काफी जगहों पे किया जाता है, जैसे गांव वाले जो एरियाज हैं। ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा कि मदर को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगा, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलेगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ समटाइम फीमेल की डेथ हो जाती थी ड्यू टू मैनी रीजन। तो ये चीज पहले बहुत हुआ करती थी बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। लेकिन अब के टाइम पे क्या है कि ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो इन्फेंट का डेथ रेट है, वो भी काफी डिक्रीज कर चुका है। और उसके रीजन क्या क्या है पहले के टाइम पे जब बच्चे पैदा होते हैं, अगेन बेटा वही रीजन है कि उसी टाइम पे अगर एट ए टाइम उनको किसी भी तरह का कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर और द वैक्सीन और द न्यूट्रिशियस फूड और इवन द मदर मिल्क ऑल्सो, तो समटाइम ये चीज हमें देखने को मिलती है कि उनकी डेथ हो जाती है, अगेन ड्यू टू मैनी रीजन। बट दीज डेज आजकल के टाइम पे ये चीज नहीं होती है बिकॉज एवरीवेयर वी हैव अ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑब्वियसली लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वो काफी हद तक बेटा डिक्रीज हो चुका है। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन का डेथ रेट भी डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और लास्ट इसमें एक और रीजन बताते हैं दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। हमारी पॉपुलेशन में जो यंग जनरेशन है हु आर फर्टाइल, हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज, उनका परसेंटेज, उनका शेयर हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा है, जिस वजह से वो रिप्रोड्यूस अगर करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो पिछले कुछ टाइम से जो हमें पॉपुलेशन के रेट में सडन इंक्रीज देखने को मिला है विच इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो एक्चुअल में है टोटल 4 रीजंस की वजह से। पहला रीजन है कि ओवरऑल पॉपुलेशन का डेथ रेट डिक्रीज हो चुका है।
there is decrease in the maternal mortality rate, decrease in the infant mortality rate, and there is increase in the number of the people of the reproducible age जो कि रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जैसे नए बनाएंगे. So these are the four reasons for the population explosion in case of humans. Point is clear? ठीक है. तो अब इसमें इसी से रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं. पेज मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का रखा है क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर. तो जरा आ जाओ पॉइंट पे. सबसे पहले इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी हैं, मतलब जो हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मिली हैं, जो उनका इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल हुआ है, दैट एक्चुअली कॉजेस द सडन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, दैट एक्चुअली कॉजेस व्हाट? सडन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिस वजह से पॉपुलेशन एक अनकंट्रोलेबल रेट पे बढ़नी शुरू हुई. तो पूरे वर्ल्ड की जो बेटा पॉपुलेशन है, जो कि अराउंड थी 2 बिलियन, या फिर आप बोल सकते हो 2000 मिलियन इन 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको कितनी दी है? 2 बिलियन. और 2000 मिलियन वो जाके हो गई 6 बिलियन बाय द ईयर ऑफ 2000. एग्जैक्टली 100 साल बाद 2000 में वो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई. और अभी 2011 में 11 का जो सेंसस है, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 2011 में इट रीच अप टू द 7.2 बिलियन. अब ये जो वर्ल्ड का आपको ट्रेंड दिया है ना, तो इस ट्रेंड में एक चीज तो क्लियर है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम नहीं हुई है, डेफिनेटली बढ़ी है. तो ऐसा ही सिमिलर एक ट्रेंड आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा. अगर आप इंडिया की बात करो, वर्ल्ड को छोड़ दो, आप इंडिया की बात करो, तो एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ऑफ लाइक 1947, जब भारत आजाद हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम the population was approximately 350 million at the time of independence. ठीक है, 2000 में आते आते वो पॉपुलेशन जो है बिलियन तक पहुंच गई, बिलियन तक पहुंच गई बाय द ईयर ऑफ 2000. और मई 2011, मतलब मई 2011 में जब पॉपुलेशन काउंट हुआ, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ने क्रॉस कर दिया 1.2 बिलियन का मार्क. ठीक है, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है. लाइक अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले टाइम से, 1947 से अगर आप 2011 को कंपेयर करो, यू कैन सी कि पॉपुलेशन रेट कितना बड़ा है. सो दिस सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉइंट इज क्लियर? ठीक है. तो जो हमारे कंट्री में कुछ प्रोग्राम्स चले हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, जो बात काफी टाइम से चला आ रहा है, और इवन जो बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, विच इज द RCH प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो ऐसे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ हद तक हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत ही मार्जिनल फर्क हमें देखने को मिला है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला. तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, जो 2011 में पॉपुलेशन सेंसस की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो लेस देन 2% था, यानी कि 20/1000 पर ईयर एट अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली. तो ये वो रेट आपको दिखाया गया है जिस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ेगा. ठीक है, तो अगर इस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ा तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी. रिसोर्सेस का मतलब होता है जिसमें खाना है, शेल्टर है, स्पेस है, कपड़ा है, मतलब जो आपकी डेली नीड की चीजें हैं, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वो चीजें कम हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा टाइम ना आए कि जब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि रिसोर्सेस बहुत कम हो गए, तो काफी लोगों को तो रिसोर्सेस मिलेंगे नहीं. ठीक है, कई लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा. तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्ट्रिक्टली कुछ एक्शन प्लान बनाया कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को स्टेबल करें. ठीक है, किस तरीके से हम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा कम करें, ताकि जो ये कंडीशन है ये कभी हमें फेस ना करनी पड़े. तो इन चीजों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीरियस स्टेप भी उठाए थे,
ताकि उसमें से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक किया जा सके और हमारी जो पॉपुलेशन उसको स्टेबलाइज किया जा सके। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी का पुराना एडिशन है वहां पर आप ध्यान रखना 20/1000 पर ईयर नहीं है, वहां पर 17/1000 पर ईयर आपको मिलेगा। दैट इज द डेटा विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी का एडिशन अगर आपके पास है तो आपको पता है उसमें आपको नया एडिशन में 2011 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट दी गई है। तो ये चीज बेटा ध्यान में रखना जरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ पॉपुलेशन एक्सक्लूजन का। अब हमने ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्ट्रिक्ट एक्शन और मेजरमेंट्स लिए थे ताकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। अब कंट्रोल करने में बेटा सबसे पहले क्या क्या स्टेप उठाए गए थे, जो इनिशियली उठाए गए थे, जो अभी तक चल भी रहे। वैसे लोगों को एजुकेट किया गया अबाउट द एडवांटेज ऑफ द स्मॉलर फैमिली। उनको बताया गया कि स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे ऐसे स्लोगन रिलीज करे गए ताकि लोग इसका मतलब समझे, इसका बेनिफिट उनको पता लगे। कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, हम दो हमारे दो, की एक फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है। फिर रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द मेल 21 ईयर और फीमेल की 18 ईयर, दैट इज ऑल्सो अ स्टेप फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। अभी भी फिलहाल इंडिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज कॉमनली हो जाती है, अदरवाइज अब चाइल्ड मैरिज जो है दैट इज अगेंस्ट द लॉ। पहले चाइल्ड मैरिज इंडिया में बहुत कॉमन हुआ करती थी, ठीक है। तो बच्चों की छोटी एज में शादियां हो जाती हैं तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी की आप मेंटेन नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं आता। क्लियर। तो मैरिजेबल एज डिसाइड की गई बाय द गवर्नमेंट कि एक पर्टिकुलर एज में मैरिज होगा। देन मैरिजेबल एज में मेल का रखा गया 21 ईयर, फीमेल का रखा गया 18 ईयर। तो 21 एंड 18 जो लीगल एज मानी जाती है मैरिजेस की, इससे कम में होगा तो डेफिनेटली फिर उसमें कोई ना कोई आपका लीगल एक्शन भी होगा। क्लियर। और जितने भी बेटा कपल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं, रिप्रोडक्टिव एज में लाइक हु आर इन द मैरिजेबल एज या जिनकी शादी हो चुकी है, उनको मोटिवेट किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स। क्लियर, कि बर्थ कंट्रोल मेजर लिए जाएं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाए ताकि स्मॉल फैमिलीज हो, और स्मॉल फैमिलीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी उनको बताया। पॉइंटर्स क्लियर। तो ये स्टेप थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए, और इसमें जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला, दैट वाज बर्थ कंट्रोल मेजर और डिवाइसेस। तो बर्थ कंट्रोल मेजर और डिवाइसेस को कॉमनली नाम दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है कि दीज आर द डिवाइसेस विच एक्चुअली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, या आप ये बोल सकते हो जो कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी रोकते हैं एक तरीके से, तो इनको कॉन्ट्रासेप्टिव बोला जाता है। और यू कैन से द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। पॉइंटर्स क्लियर। तो ये आप लोगों के पास है स्टेप विच आर हैज बीन टेकन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सक्लूजन। अब इसके बाद चलते हैं बेटा रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में सीधा आपके नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, मतलब कैसा होना चाहिए एक बर्थ कंट्रोल डिवाइस जिसको आप आइडियल बर्थ कंट्रोल डिवाइस मान के चलो। तो आइडियल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी इजिली यूजेबल बाय बोथ मेल एंड फीमेल। इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो समझ में भी नहीं आएगा कैसे यूज करना है, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इजी टू यूज है तो बहुत इजीली उसको मेल फीमेल फॉलो कर सकते हैं। इट शुड बी इजिली रिमूवेबल। क्लियर। इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। क्लियर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका बॉडी पे। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर ले। Number 5, it should be effective for preventing the sexually transmitted disease or STD. ये भी उसका एक बेनिफिट है। Then it should be easily available in the surrounding.
सराउंडिंग में या मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी जगह पे मिल जाए ताकि उसको यूज किया जा सके फॉर द कंट्रोल ऑफ बर्थ. And the most important point, it should not interfere. It should not interfere with the sexual intercourse or the sexual desire. जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है यानी कि जो पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल कांटेक्ट का, या जो सेक्सुअल डिजायर है किसी भी पर्सन की, उसमें इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल डिराइव पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. तो अगर ये वाली प्रॉपर्टीज किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रेजेंट है तो उसको एक तरीके का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है. तो आइडियल की बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट शुड बी इजिली यूजेबल बाय बोथ मेल एंड फीमेल, इट शुड बी इजिली रिमूवेबल, इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट ऑन द बॉडी, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, and it should provide protection against the STD, which is sexually transmitted disease. It should be easily available in the market, and it should not interfere with the sexual intercourse or the sexual desire of a person. तो अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव में ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है तो दैट काइंड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव इज कॉल्ड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. Point is clear? So this was the most important method which was actually used for the birth control. तो अब कौन कौन से बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव हैं या जो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो यूज किए जाते हैं बाय द ह्यूमन. तो उसमें देखो कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स या जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उसमें ना दो तरह के मेथड्स आते हैं. वी हैव द टू टाइप ऑफ द मेथड्स. सबसे पहला जो मेथड है वो है टेम्पररी मेथड. टेम्पररी मेथड को आप रिवर्सिबल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें अगर कपल ने वापस कंसीव करना है, फीमेल ने वापस प्रेग्नेंट होना है, तो वो कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग. सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी मेथड और यू कैन से रिवर्सिबल मेथड. और अगर आपके पास आता है बेटा परमानेंट मेथड, तो परमानेंट मेथड को कॉमनली नाम दिया जाता है सर्जिकल मेथड, और ये एक तरीके के टर्मिनल मेथड्स हैं. टर्मिनल से समझ जाओ कि रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत पुअर है. इट इज वेरी मतलब इरिवर्सिबल है. वापस कंसीव करना, वापस प्रेग्नेंट होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है इसमें. तो इनको रखा जाता है सर्जिकल मेथड या फिर टर्मिनल मेथड्स में. तो टेम्पररी में बेटा फर्स्ट आता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड आता है आपके पास बैरियर मेथड, थर्ड आता है आईयूडी, फोर्थ आता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच आर कॉल्ड ओसीपी, फिफ्थ आता है इंजेक्शन, सिक्स है इम्प्लांट, नंबर 7 है इमरजेंसी पिल. और परमानेंट मेथड्स में दो मेथड्स आते हैं वासेक्टोमी. वासेक्टोमी में वास वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वास डिफरेंस, तो समझ जाओ कि ये मेथड किसके केस में अप्लाई होगा? मेल के केस में. ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब वाला मेथड किसके केस में अप्लाई होगा? फीमेल के केस में. तो ये जितने भी मेथड्स आपके पास हैं इनमें से कुछ मेथड मेल के लिए हैं, कुछ फीमेल के लिए हैं टू कंट्रोल द बर्थ रेट. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है. तो अब इन्हीं मेथड्स को बेटा हमने वन बाय वन थोड़ा डिटेल में पिक करना है यहाँ पर. तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टेम्पररी मेथड्स को. ठीक है. तो टेम्पररी मेथड में सबसे पहला मेथड आपको दिया जाता है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड. नाउ व्हाट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड? देखो नेचुरल और ट्रेडिशनल में बाहर से कोई डिवाइस, बाहर से कोई मटेरियल बॉडी में एंटर नहीं होगा. आपके बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाएगा. सो दिस इज अ प्योर नेचुरल मेथड. ठीक है. और दूसरा नेचुरल मेथड में क्या कोशिश करी जाती है? नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोको, मतलब किसी भी तरीके से ओवम और स्पर्म को मिलने ही नहीं देना है. तो अगर ओवम और स्पर्म मिल नहीं पाएंगे, उनका कांटेक्ट नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. एंड इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन दैट मींस देयर इज नो प्रेगनेंसी. पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पर बेटा बाहर से कोई डिवाइस आपकी बॉडी में नहीं दिया जा रहा,
आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही, तो इस वजह से इस मेथड के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट निल है, जीरो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से तो ये हुआ बेनिफिशियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस मेथड में जो चांसेस ऑफ फेलियर है बेटा वो हाई है आपके पास। तो बेनिफिट क्या है कि साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर चांस ऑफ फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे पहला मेथड आता है बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज कॉमनली नोन एज द रिदम मेथड। क्या बोला जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को? रिदम मेथड। तो रिदम मेथड क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल। पीरियोडिक वर्ड आता है ना, पीरियोडिक इज कमिंग फ्रॉम द पीरियड्स, सो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल। तो जो भी मैरिड कपल हैं या जो फर्टाइल कपल्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि दे शुड अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम द डे 10th up to the 17th day of the menstrual cycle when the ovulation could be expected। वैसे तो आपने पढ़ा है कि ओव्यूलेशन होता है मिड ऑफ द साइकिल, दैट इज ऑन द 14th डे, बट वो बेटा एक जनरल आपको दिया गया है। सभी फीमेल में मिड ऑफ द साइकिल में हो इट इज नॉट पॉसिबल, आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है हार्मोनल कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर? बिकॉज नॉट इन एवरी फीमेल the cycle is of exact 28 या 29 duration, sometime it can be 35, sometime it can be 45 also। तो सभी में जो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड है वो सेम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ओव्यूलेशन कैन बी लाइक आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास 10 to 17 डेज का आपको दिया गया है, तो बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोलिफेरेटिव फेज, तो देखो थर्ड से लेके फिफ्थ डे तक तो मेंसेस स्टेज हो गया, देन सिक्स्थ से लेके 13th डे तक हो गया प्रोलिफेरेटिव फेज, 14th आपको दिया जाता है ओव्यूलेटरी फेज। पॉइंट इज क्लियर? तो ऑलमोस्ट जब आपका प्रोलिफेरेटिव फेज खत्म होने वाला है और जब आपके पास 17th डे है, मतलब एक दो दिन ऊपर लिए जाते हैं ताकि, क्योंकि ओव्यूलेशन आगे पीछे भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली 10 से लेके जो 17th डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, तो उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अवॉइडेड। क्योंकि अगर वो नहीं होगा, स्पर्म नहीं जाएगा, एग निकल भी गया, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन निल है। लेकिन अगर बाय चांस इस टाइम पीरियड में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और इजैक्यूलेशन भी होगा, तो डेफिनेटली बेटा फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत हाई है इस टाइम पे। इसी वजह से पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड को फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। तो फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अवॉइडेड ताकि कॉन्सेप्शन ना हो सके, यानी कि प्रेगनेंसी ना हो सके। So this is the one method which is called the periodic abstinence, or you can say the rhythm method, जिसमें ओवम या स्पर्म की मीटिंग को रोका जाएगा। देन उसके बाद बेटा सेकंड आपके पास आता है withdrawal method, which is also called the coitus interruptus। Now, when you talk about the withdrawal method or the coitus interruptus, it is solely depend upon the male partner। coitus word का मतलब होता है contact, sexual contact, interruptus means interrupt, और withdrawal word इसलिए लिया गया है कि इसमें बताया जाता है कि जो मेल पार्टनर है, just before the ejaculation, मेल पार्टनर जो पेनिस है उसको विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वेजाइना, ताकि जो इजैक्यूलेशन है वो वेजाइना से बाहर हो। बाहर होगा तो स्पर्म तो डेफिनेटली वेजाइना में नहीं एंटर हुए, तो दैट रिजल्ट इनटू द अवॉइडेंस ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन नहीं होगा, स्पर्म एंटर नहीं होंगे, देयर विल बी नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। So this method is known as the coitus interruptus, या फिर इसको नाम दिया जाता है withdrawal method। थर्ड मेथड आपके पास आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया कॉमनली कॉल्ड द लैम मेथड। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया पहले भी पढ़ चुके हो कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं इमीडिएट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, उनके केस में जब बच्चा फीड करेगा तो जीएनआरएच का जो सिक्रेशन है वो बहुत सप्रेस हो जाता है।
इस वजह से डेफिनेटली LH और FSH का सिक्रेशन भी नहीं हो पाएगा. तो मीन्स देयर इज नो फॉलिकल डेवलपमेंट and there will be no ovulation, means there will be no pregnancy. तो ऐसी फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है. लेकिन बेटा ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया है, यानी कि जो एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, ये चलता है अप्रोक्सीमेटली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ. मतलब जो बच्चा पैदा होने के बाद जो पहले 6 महीने हैं, उस टाइम पे इंटेंस फीडिंग होती है और उसी टाइम पे GnRH का सिक्रेशन सप्रेस रहता है. तो वो टाइम पीरियड में अगर मेल फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, इवन इंसेमिनेशन भी हो गया, there is no chance of the pregnancy because there is no ovulation. Point is clear? अब दूसरा जो हार्मोन कम हुआ वो तो GnRH हुआ. साथ ही साथ आप ये भी याद कर लो कि मेंसेस ना होने का एक और रीजन है कि प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, और प्रोलैक्टिन GnRH के सिक्रेशन को रोकने का काम करता है. दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव द मच GnRH पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड फीडिंग. अब ये मेथड का एक ड्रॉबैक है कि इस मेथड का टाइम पीरियड है सिर्फ 6 महीने तक का. तो आफ्टर 6 मंथ GnRH का सिक्रेशन वापस बढ़ेगा, मेंसेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे. तो फीमेल कैन नॉट डिपेंड अपॉन दिस मेथड फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम. तो ड्यूरेशन बहुत कम है इस मेथड की, क्योंकि 6 महीने तक ही है, उसके बाद तो सिक्रेशन बढ़ जाएगा, मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है. सेम तरीके से जो क्वाइटस इंटरप्टस का बेटा मेथड आप लोगों को दिया गया है, इसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक क्या रहता है कि जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन मेल का जो पेनिस है उससे निकलता है लिक्विड विच इज कॉल्ड प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड, जो एक तरीके का स्टोर्ड फ्लूइड होता है पेनिस में. दैट इज प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड and it contains some amount of sperms. इसमें कुछ amount of sperms होते हैं और ये ejaculation से ठीक पहले रिलीज होता है. तो अगर ये रिलीज हो गया और इवन अगर ejaculation वेजाइना से बाहर भी हो गया, तो भी कई बार चांसेस होते हैं कि फीमेल कैन बिकम प्रेग्नेंट. इसीलिए बोला गया कि जो नेचुरल मेथड्स हैं उनका बेनिफिट क्या है कि उनमें साइड इफेक्ट 0 है, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है. तो इस हिसाब से वो एडवांटेज हुआ. डिसएडवांटेज क्या है कि रिलायबिलिटी बहुत कम है, चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा है. तो यू कैन नॉट सोली डिपेंड अपॉन दीज मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल. पॉइंट इज क्लियर? तो ये आप लोगों के पास हो गए रिगार्डिंग द नेचुरल मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल इन केस ऑफ